आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आसिफ गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले एक सबसे पहले करते हैं 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। प्रधानमंत्री की आज यूपी और मध्य प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां। अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा में भरेंगे हुंकार। राजनाथ सिंह भी यूपी में ठोकेंगे ताल। तेरह मई को चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज आखिरी दिन। अखिलेश यादव समेत तमाम प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। आज शाम आम आदमी पार्टी कैंपेन सॉन्ग करेगी लॉन्च। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीट पर कल डाले जाएंगे वोट। पटना के पुनपुन में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग पर किया हंगामा। शादी समारोह से लौट रहे थे सौरभ। और खेल की खबरों में आईपीएल में आज हैदराबाद की टक्कर बेंगलुरु से। कल दिल्ली ने गुजरात को दी 4 रन से शिकस्त। ऋषभ पंत ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड। एक गेंदबाज के खिलाफ 18 गेंदों में स्कोर किए 62 रन। और आइए अब बात करते हैं न्यूज एट 10 में सबसे पहले 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। तो चुनावी घमासान के बीच भाजपा का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह में मध्य प्रदेश के मुरैना में भाजपा उम्मीदवार शिव मंगल सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के 3 जिलों आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में ताबड़तोड़ रैली कर भाजपा के प्रचार अभियान को धार देंगे। यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बरेली मोड़ स्थित मैदान में चुनावी रैली करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शाहजहांपुर से भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए विकास कार्य पर भाजपा प्रत्याशी अरुण सागर और जेपीएस राठौर से डीडी न्यूज के संवाददाता अश्विनी मिश्र ने खास बात की। आइए आपको सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी की रैली शाहजहांपुर में होनी है। शाहजहांपुर से सांसद और भाजपा के प्रत्याशी मौजूदा सांसद प्रत्याशी अरुण सागर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरुण जी, किन मुद्दों पे, विकास कार्यों पर या फिर मोदी जी के चेहरे पर, क्या कुछ लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र में, हमारे लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभाएं आती हैं। इतना उत्साह है गांव-गांव, बूथ-बूथ पर कि बहुत प्रचंड बहुमत से ये ग्राउंड छोटा पड़ जाएगी, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है। कई जो जनता की अपेक्षा होती है, NH-24 पर बड़ा भयंकर जाम यहाँ पे लगता था। मुख्य ये रीढ़ की परिवहन की रीढ़ है दिल्ली से बरेली होते हुए लखनऊ तक जाने का। क्या कुछ विकास कार्य कर पाए हैं आप पिछले 5 वर्षों में? देखिए, जब मैं सांसद बना था 2019 में, तो मेरे पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी को मैंने पत्र भी लिखा था। और जो भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री जी हैं माननीय नितिन गडकरी जी से, जो 9 साल से कार्य बंद था, हमारा बरेली से नेशनल हाईवे शाहजहांपुर सीतापुर तक, मेरे एक अनुरोध पर लगभग 1400 करोड़ रुपए स्वीकृति मिली है। आज आप देख रहे होंगे 12-12, 14-14 घंटे जाम रहती थी कटरा से आगे रेलवे क्रॉसिंग पर। वो जाम को निजात दिलाने में मुझे मोदी सरकार की गारंटी है। डीपीएस राठौर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, डबल इंजन सरकार की बात होती है, केंद्र में मोदी जी, यहाँ पर योगी जी, जेपीएस राठौर साहब, सुरेश खन्ना जी, कई सारे मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। फिर भी जनता ये मानती है कि रोजी रोजगार, व्यापार, इन सब के लिए कितना और अनुकूल माहौल बनेगा? देखिए, शाहजहांपुर में छोटे और बड़े उद्योग में कम से कम
10 लाख लोगों के रोजगार की व्यवस्था हुई। कुछ के रोजगार अच्छे हुए, कुछ को और ज़्यादा अच्छे हुए, कुछ को मुद्रा लोन के माध्यम से सबको रोजगार मिला। यहाँ कोई कमी नहीं रही। प्रधानमंत्री जी के ही दिशा निर्देशन में सहकारिता मंत्रालय का अलग से गठन हुआ, खुद अमित शाह जी उसको हेड कर रहे हैं। गुजरात का जो सहकारिता मॉडल है, कहाँ उत्तर प्रदेश को कहाँ खड़ा पाते हैं, या आगे की राह क्या देखते हैं? विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से जस्ट पहले हम सब कोऑपरेटिव के अध्यक्षों को बुला करके उस दिन योजना का लॉन्च किया। आज शाहजहांपुर में 42 लगभग हमने 100 मीट्रिक टन के केवल शाहजहांपुर में बने हैं। ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही पूरे देश में बन रहे हैं। यहाँ भाजपा प्रत्याशी का ये दावा है कि विकास भी और विरासत भी दोनों को सजोते हुए इस शाहजहांपुर क्षेत्र का कायाकल्प किया गया है। चौथे चरण में 13 मई को यहाँ मतदान होगा। जनता का क्या जनादेश होगा, ये निश्चित तौर से देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, शाहजहांपुर। कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि इन दोनों सीटों पर 30 अप्रैल से पहले औपचारिक घोषणा नहीं की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अमेठी और रायबरेली सीट से आती हुई। अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं चुनाव, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबर है। कांग्रेस नेताओं ने भी इन दोनों सीटों पर राहुल और प्रियंका की संभावित उम्मीदवारों को लेकर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां कल 26 तारीख को मतदान होना है। ऐसे में अगर 26 तारीख से पहले अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा वो करते हैं तो इसका नकारात्मक प्रभाव वायनाड के मतदाताओं पर पड़ सकता है। राहुल गांधी ने पिछला चुनाव अमेठी और वायनाड 2 जगह से लड़ा था, जिसमें वो अमेठी में हार गए थे। पिछली बार बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने उन्हें मात दी थी, और इस बार भी अब सवाल है कि इन दोनों के बीच का मुकाबला है। वहीं सोनिया गांधी की रायबरेली सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बाद उस सीट पर गांधी परिवार के अलावा अभी कोई दावेदार कांग्रेस की ओर से सामने नहीं आया। कहा जा रहा है कि प्रियंका इस बार लोकसभा चुनाव अगर लड़ेंगी तो वो सीट रायबरेली की होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि सोनिया गांधी ने इस बार अपनी सेहत का हवाला देकर लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार किया और राज्यसभा से वो निर्वाचित हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह आज तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे। उनकी पहली चुनावी रैली तेलंगाना के मेडक संसदीय क्षेत्र में होगी। यहां चुनाव में बीजेपी से माधवनेनी रघुनंदन राव मैदान में है, जबकि कांग्रेस से नीलम मधु और बीआरएस से पी वेंकटरामन रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं। मेडक लोकसभा सीट तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से एक है। 1957 में अपनी स्थापना के बाद से मेढक सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। तेलंगाना के बाद अमित शाह ओडिशा के बोलंगीर संसदीय क्षेत्र के तहत पश्चिमी ओडिशा के सोनपुर शहर में जनसभा करने वाले हैं। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ 4 चरण में 13, 20, 25 मई और 1 जून को होंगे। पश्चिमी ओडिशा वो इलाका है जहां बीजेपी की स्थिति बीजेडी के मुकाबले बेहतर है। वहीं सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी चुनावी समर में ताल ठोक चुके हैं। गंजम में अपने गृह क्षेत्र हिंजली से प्रचार शुरू करते हुए उन्होंने 2036 तक ओडिशा को विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया और बीजेडी के लिए रिकॉर्ड 6ठी बार कार्यकाल की मांग की है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज यूपी के चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं। यहां वो प्रदेश के लखीमपुर खीरी और कानपुर देहात में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में रैली कर पार्टी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। बात अब आम आदमी पार्टी की करते हैं, जहां आज मौजूदा चुनाव के लिए वो अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करने वाली है। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के लोग इस चीज से बेहद दुखी हैं कि उनके मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। लोग इसका जवाब देना चाहते हैं। पार्टी और लोगों ने तय किया कि हम इसका जवाब देकर रहेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब इस सीट से अखिलेश यादव ने ताल ठोक दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव की उम्मीदवारी घोषित होते ही कन्नौज में पार्टी की स्थानीय यूनिट विरोध में उतर आई।
जिसके बाद पार्टी ने प्रत्याशी बदलने का फैसला किया। बहरहाल अब कन्नौज में चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बीजेपी ने अपने प्रत्याशी सुब्रत पाठक को जिताने के लिए भी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। इस सीट पर मुलायम परिवार से भी पुराना नाता है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव को जीत मिली। मुलायम के ये सीट छोड़ने के बाद उपचुनाव में अखिलेश जीते और तब से 2019 में डिंपल की हार तक की सीट मुलायम परिवार के पास रही। कन्नौज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कहा है कि इस सीट पर अब चुनाव रोचक हो गया है। जब चुनाव हो तो रोचक हो। तो देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है कि चुनाव है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ये असली पीडीए है, यानी परिवार विकास प्राधिकरण सैफई। यही तो है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, यही तो है पीडीए। तो पीडीए है, पीडीए दिखाई पड़ रहा है। बधाई सपा के लोगों को, बधाई अखिलेश जी को बधाई। यहाँ कोई चुनौती नहीं, लोगों ने इस बार निर्णय ले लिया। मैनपुरी का निर्णय है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार कमल खिलेगा, भगवा लहराएगा। जन जन खुद चुनाव लड़ रहा है, एक एक मतदाता, एक एक यहाँ का व्यक्ति खुद चुनाव लड़ रहा है। इस बार मैनपुरी ने निर्णय ले लिया है कि लड़ेगा मैनपुरी, लड़ रहा है मैनपुरी और जीत रहा है मैनपुरी। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ एट 10 में। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। और भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके पास कोई नीति है ही नहीं। जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक, राहुल गांधी बनाम पिनरई विजयन से लेकर उमर अब्दुल्ला बनाम महबूबा मुफ्ती तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक हमने इनका सरफुटवल तो देखा ही है, परंतु अब एक नया जो इनका राज है वो सामने आया है। ये तो प्रधानमंत्री की चेयर को भी ऑक्शन करना चाहते हैं। हाँ, 1-1 साल का ऑक्शन होगा, मतलब कि गलती से अगर इनकी सरकार बनती है तो 1 साल हो सकता है ममता दीदी बन जाए, 1 साल आम आदमी पार्टी बन जाए, 1 साल उमर अब्दुल्ला बन जाए, 1 साल स्टैलिन बन जाए और 1 साल कांग्रेस के राहुल गांधी बन जाए। सोचिए, 5 साल में 5 PM, हर साल नया PM। कितनी अस्थिरता, कितनी लड़ाई, कितना सरफुटवल, ना कोई नियत, नीति, नेता, नेतृत्व, केवल अपना एम्बिशन, नो मिशन विशन। ये होने वाला है अगर गलती से इनको सत्ता मिल गई तो। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का प्रचार तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा से बीजेपी उम्मीदवार प्रोफेसर SP सिंह बघेल चुनावी मैदान में हैं।
हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत में कहा कि राज्य में कई विकास कार्य हुए और इस बार चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। आइए आपको सुनवाते हैं। मौजूद है आगरा लोकसभा से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। बहुत बहुत स्वागत है सर डीडी न्यूज़ पर। देख रहे हैं कि लगातार आप देर रात तक आप क्षेत्र में रहते हैं, क्या मुद्दे उठा रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं जनता को? केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और जिससे उनको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ये योजनाएं कहाँ से आई हैं। मोदी जी ने देश की जनता के लिए, हर वर्ग के लिए एक संकल्प पत्र, जिसको अंग्रेजी में मैनिफेस्टो कह सकते हैं, उसको भी बताने का काम कर रहे हैं। आपने कहा कि जिनको सत्ता में आना नहीं हो, घोषणा पत्र में कोई भी वादा कर देते हैं, इशारा विपक्ष की तरफ, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ है। दिल्ली की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का नहीं है तो ये कुछ भी कह सकते हैं। इनको तो सरकार में ना चलानी है ना शामिल होना है, तो अपने राज्य की चुनाव में कुछ भी कहें। केंद्र में तो केवल इंडी के लोगों का जब कोई प्रस्ताव आएगा तो हाथ उठाने के अलावा इनका कोई रोल नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस का है, स्वयं राहुल गांधी जी अपनी परंपरागत पैतृक अपना किला गढ़ अमेठी से 19 में ही हार चुके हैं। 19 में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद जो है समाजवादी पार्टी ने बहन कुमारी मायावती से हर सीट पे 1 लाख से 2 लाख वोट लिया और अपने घर के लोगों को टॉप 5 सीटें पिक एंड चूज की है। उनको कोई देता नहीं है, वो डाइनिंग टेबल पे तय करते हैं। तो ये 5 सीटें होती हैं, आजमगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज और बदायूं। अब आप लोग कभी ये नहीं बताते हैं कि इस बार तो कोई चुनाव ही नहीं है, जब बहन जी के चेक के बावजूद और ख़ास तौर से मनपसंद सीट पर अपने गढ़ों में कन्नौज से डिम्पल यादव हारी, बदायूं से धर्मेंद्र हारे, फिरोजाबाद से अक्षय हारे। 5 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ही परिवार से हैं, तो ये एक मुद्दा है, आप मानते हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी बात है कि 5 ही सीटें लड़ने लायक हैं। मैं जीतने की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसमें डिम्पल अभी कन्नौज से हार चुकी हैं, अक्षय जी हार चुके हैं फिरोजाबाद और धर्मेंद्र हार चुके हैं बदायूं। इसके बाद इन्होंने कौन सी ली है? इनको किसी हाईकमान ने टिकट दी है क्या? इन्होंने कहीं आवेदन किया है क्या? डाइनिंग टेबल पर टॉप 5 चुन ली, उसमें से टॉप 3 हार गए हैं। न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल। इस बात को लेकर दावा कर रहे हैं कि 2019 से भी बड़ी जीत हासिल होगी, चूँकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम हुआ है और साथ ही साथ आरएलडी जैसा दल साथ आया है, तो अब वो जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, आगरा। बात अब करते हैं फतेहपुर सीकरी सीट की, जो भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई। फतेहपुर सीकरी में भाजपा के राजकुमार चाहर चुनावी मैदान में है, तो कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं फतेहपुर सीकरी के राजनीतिक समीकरण? देखिए फतेहपुर सीकरी की चुनावी जमीन से हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र की ये खास रिपोर्ट। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के उन चंद संसदीय सीटों में से एक है जिन पर पूरे देश की निगाह रहती है। 2008 में हुए परिसीमन के बाद फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। गौरतलब है कि आगरा के जिला मुख्यालय से 35.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में सम्राट अकबर ने मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की थी। फतेहपुर सीकरी भारतीय पर्यटक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थित बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा, जोधाबाई महल, पंचमहल सहित कई इमारतें हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं। अब बात करें इस बार के लोकसभा चुनाव की, तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर, कांग्रेस सपा गठबंधन से रामनाथ सिंह, बसपा से रामनिवास शर्मा चुनाव मैदान में हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर भाजपा के राजकुमार चाहर ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार फिर से पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मोदी की गारंटी को अपने काम की गारंटी बताते हुए राजकुमार चाहर इस बार भी जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार आप फिर हैं, सांसद हैं, किस तरह से देख रहे हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनौतियों को? आप देख ही रहे हैं। देखिए, चुनौती तो किसी प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और आम जनता ये पूरी ताकत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित है
और ज़बरदस्त तरीके से गांव-गांव जाकर लोगों में एक उमंग का माहौल है। और मैं ये कह सकता हूं कि पिछली बार जो लगभग 5 लाख वोटों से जीत उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत हुई थी, इस बार ये जीत और बढ़ी जाएगी। क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं आप जनता के लिए? देखिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी की सरकार ने बड़े व्यापक काम किए हैं। उत्तर प्रदेश में भी किसानों को ट्यूबवेल को भी जो पैसा लगता था वो भी फ्री करने का काम किया है। यूपी में नलकूपों के लिए अलग बिजली देने का काम किया है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ड्रिप इरिगेशन, अपने जो रेल भी चलाई उसके लिए। और हमारे यहाँ जो सबसे काम बड़ा आगरा में जो हुआ मेरे लोकसभा क्षेत्र में, वो हुआ सदियों से चलाई आ रही थी एक समस्या। आज तक पानी की समस्या का स्थायी हल नहीं हुआ। आज आप देखिए, मोदी जी ने 4000 करोड़ की योजना से हर घर को नल और हर घर को नल से मिलेगा गंगा जल, इतनी बड़ी योजना दी है, तो एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस सपा गठबंधन ने रामनाथ सिकरवार को उम्मीदवार बनाया है। रामनाथ सिकरवार के मुताबिक इलाके में विकास की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि जनता को उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है और इस बार नतीजे पूरी तरह से बदले होंगे। रामनाथ जी, किन मुद्दों को उठा रहे हैं आप फतेहपुर सीकरी में? मेरा पर्टिकुलर कोई एक मुद्दा नहीं है। आर्मी में सेवा करने के बाद मैं इस नई दुनिया में आया। वहाँ एक नई दुनिया है। लोकतंत्र की जगह मुझे यहाँ लूट तंत्र मिला। चुनाव के नतीजों को देखें, फतेहपुर सीकरी में राजकुमार चाहर बीजेपी के फिर उम्मीदवार हैं, चुनाव जीते थे। एक बड़ा मार्जिन था, 5 लाख से ऊपर कह रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीता। तो कैसे आपको लगता है कि ये अब जो फासला है वो आप उसे कवर करें? कभी कभी झूठ सच पे हावी हो जाती है, लेकिन असल में परत खुलती है तो उस झूठ को बड़ी चोट लगती है। पहले झूठ बोल करके इन्होंने बहुत कुछ लोगों को गुमराह किया। अब इनकी झूठ की परत खुल चुकी है। उस समय लोग वोट देंगे झूठ के बहकावे में आकर के। अब इनका पाप का घड़ा फूटने वाला है और जनता समझ चुकी है। अब गाँवों के अंदर अगर पूछने जाओगे, रामनाथ सिकरवार आपने नाम ले दिया, फौजी बाबा नाम ले दिया आपने, लोग आपको मालाओं से लाद देंगे, आपको कंधों पे बिठाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। नेताओं के सियासी वादों के बीच जनता ने इलाके के विभिन्न मुद्दों और सियासी चेहरों के ढेरों वायदों को लेकर अपनी राय जाहिर की। सुधार हुआ है थोड़ा फतेहपुर सीकरी में, और पहले पानी कमी थी, पानी कमी पूर्ति हो गई थी, सब बात है। और जी घंटाघर बना हुआ सामने 1947 में, अभी चालू नहीं है। फतेहपुर सीकरी में काम तो खैर अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कि कोई रोजगार नहीं है। कोई फैक्ट्री होनी चाहिए या कोई बढ़िया कॉलेज होना चाहिए। शिक्षा चिकित्सा कुछ नहीं है यहाँ, ना तो कोई बढ़िया इंटर कॉलेज, ना डिग्री कॉलेज, ना कोई बढ़िया हॉस्पिटल। अब बात करें फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के इतिहास की, तो इसके अंतर्गत 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह शामिल है। इस सीट पर पहली बार 2009 में चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस के राज बब्बर को मात देते हुए बसपा की सीमा उपाध्याय सांसद बनी थी। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के चौधरी बाबूलाल सांसद ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के राजकुमार चाहर कांग्रेस के राज बब्बर को 4.96 लाख वोटों से हराकर सांसद चुने गए थे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून को आखिर किसकी किस्मत चमकती है और किसकी रूठेगी। फतेहपुर सीकरी से शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 96 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों, तेलंगाना की सभी 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों, महाराष्ट्र की 11 सीटों, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों, बिहार की 5 सीटों, झारखंड और ओडिशा की 4 सीटों और जम्मू कश्मीर से 1 सीट के लिए चुनाव होगा। नामांकन पत्रों की कल जांच की जाएगी और इस चरण का मतदान 13 मई को होगा।
आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन। 175 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 29 अप्रैल तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। राज्य में 13 मई को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए तैयारियां अंतिम चरण में। कल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च निकाला। रियासी शहर के विभिन्न हिस्सों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च का आयोजन निवासियों के बीच उनकी सुरक्षा और शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्वास पैदा करने के लिए किया गया था। वहीं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भी कल 26 तारीख को मतदान होगा। यहां बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के 13 विधानसभा क्षेत्रों में कल चुनाव होंगे, जिसके लिए सभी जरूरी इंतजाम चुनाव आयोग की ओर से कर लिए गए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 87 कंपनियों और मणिपुर पुलिस के 4000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है। In the segments of the Outer Manipur Parliamentary Constituency, they are going for polls on the 26th of April. So put together 857 polling stations, including 9 special polling stations are going for polls. And they are all part of the Outer Manipur Parliamentary Constituency. And all the necessary arrangements have been done. And 87 companies of Central Paramilitary Forces and more than 4,000 personnel from State Police Force are being deployed for doing the security related work to ensure that the elections are free and fair and incident free. वहीं राजस्थान में दूसरे और अंतिम चरण के लिए 26 तारीख को मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए। राजस्थान पुलिस हाईवे पर वाहनों की तलाशी ले रही है। देखिए कोटा से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ये रिपोर्ट। कोटा से 40 किलोमीटर दूर हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ चल रही है चेकिंग। दूसरे चरण का मतदान की तारीख अब नज़दीक आ गई है और यहाँ पर तमाम व्हीकल्स को चेक किया जा रहा है। किस तरह से चेकिंग कर रहे हैं आप और कब तक ये चेकिंग हो रही है? ये अभी 26 तारीख तक है चेक पोस्ट, इलेक्शन के दिन तक, और आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। उसमें कैश राशि 50,000 ज़्यादा जिसके पास है उसको जब्त करके आगे कार्रवाई की जा रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये बताइए अब तक ऐसा कुछ आया है क्या, किसी के पास मिला है आपको? हाँ, हमने यहाँ से लगभग 45,000 रुपए जब्त किए, 6,45,000 टोटल। 4 कार्रवाई की हमने यहाँ से। एक तो 3 लाख की थी, 3 लाख रुपए कैश, एक के पास 2 लाख रुपए, एक 1 लाख की और एक 90,500 की और एक 55,000 की। अच्छा, आपकी चेकिंग कब तक होती है? ये तो 24 घंटे चलती है, शिफ्ट में चलती है। 3 शिफ्टें बना रखी है। सिविल अधिकारी 3 शिफ्टों में है, पुलिस अधिकारी 2 शिफ्टों में है, तो 24 घंटे चेकिंग होती है। और आप क्या कर रहे हैं? ये मैं रिकॉर्डिंग। इस रिकॉर्डिंग को कितने टाइम की रिकॉर्डिंग होती है और कहाँ पे क्या करते हैं इसका? ये डेली चढ़ती हूँ वहाँ पे जाके इलेक्टेड ऑफिस में, एडीएम साहब के वहाँ डेली डाटा अपलोड होता है इसका। तो जैसे कि आपने सुना, ये पुलिस, राजस्थान पुलिस के जवान दिन रात चेक कर रहे हैं ताकि चुनाव जो है पूरी तरह से फेयर हो इलेक्शंस। और मतदान की दूसरी और आखिरी जो चरण है वो है 26 तारीख को राजस्थान में, जिसमें 13 सीटों का फैसला होगा। कैमरामैन रमाकांत के साथ कोटा हाईवे से मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज। भारत पाकिस्तान सरहद से सटे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी शोरगुल अब थम चुका। दूसरे चरण में कल होने जा रहे मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए करीबन 2,641 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां 22,26,237 मतदाता अपने मत अधिकार का उपयोग करेंगे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लोकसभा क्षेत्र में मतदान की तैयारियों को लेकर बाड़मेर के जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सरहद से सटे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। मतदान को लेकर जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग ने पूरी तैयारियां कर रखी है। अभी हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए बाड़मेर के जिलाधिकारी निशांत जैन मौजूद है। ये बात करते हैं। सर,
22,06,237 मतदाता यहाँ, 2146 मतदान केंद्र। किस तरह की तैयारी है? धन्यवाद। देखिए, बाड़मेर लोकसभा सीट के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र बाड़मेर और बालोतरा के आते हैं और 1 विधानसभा क्षेत्र जैसलमेर जिले का आता है। इस प्रकार से कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा सीट में आते हैं, जिसमें चूंकि बहुत रेगिस्तानी एरिया है तो काफ़ी सारे बूथ और उनकी दूरियां भी काफ़ी अधिक होती हैं, परंतु हमारी तैयारी एकदम परफेक्ट है और व्यवस्थाएं इस प्रकार की गई हैं कि कल पोलिंग पार्टी सुबह रवाना होंगी और यहाँ बाड़मेर मुख्यालय से पीजी कॉलेज से उनकी रवानगी होगी। बाकायदा उनको प्रॉपर ईवीएम सौंप करके वाहनों के माध्यम से भेजा जाएगा। रात को जाकर के वो बूथ पर ही रहेंगे और परसों सुबह अर्ली मतदान शुरू हो जाएगा 7 बजे से 6 बजे तक। अगर बात करें मतदाता जागरूकता की और मतदाताओं में अवेयरनेस के साथ साथ लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए आम नागरिकों की भी, इसके लिए कई कार्यक्रम आपने चलाए हैं, तो कौन कौन से मुख्य कार्यक्रम थे? देखिए, अभी सतरंगी सप्ताह चल रहा है जो मतदान से 1 हफ्ता पहले चलता है। इसके अलावा अभी 2 महीने पहले से लगातार स्कूल कॉलेजों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट के माध्यम से महिलाओं, दिव्यांगों के द्वारा अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज पूरे जिले में की गई हैं और उसके द्वारा लोगों में एक मतदान का माहौल है। और जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश है वो भी यही है कि मतदान प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना रहे और इस सीमावर्ती जिले में मतदान प्रतिशत पहले भी अच्छा रहा है, अभी भी अच्छा रहने की आशा है। 228 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सरहद से सटी है, तो जाहिर की बात है कि ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर आपने किस तरह तैयार की? उसमें हमारा पुलिस और बीएसएफ का लाइजन आपस में रहता है, उसमें कोई भी इशू नहीं है और लगातार निगरानी सतत जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर, साथ में स्टेट बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर सभी पे हमारे नाके, एफएसटी, एसएसटी, क्यूआरटी, मोबाइल पुलिस पार्टीज लगातार दौरे कर रही है। अन्य तरह के कोई खास बूथ भी आपने बनाए, क्योंकि आप लगातार इसमें जागरूकता और कैंपेन के साथ साथ लोगों को भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित करते रहे? जी, 7 विधानसभा क्षेत्रों में 8-8 महिला बूथ हैं, 1-1 दिव्यांग बूथ है और 8-8 युवा बूथ हैं। तो ये तो बाड़मेर के जिलाधिकारी निशांत जैन, जिनका मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान दिवस को लेकर न केवल पूरी तैयारियां की गई है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको घर से बाहर निकलकर पहले मतदान, उसके बाद जलपान जैसे मिशन को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बाड़मेर। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा की 692 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से सटी है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस लोकसभा क्षेत्र में कल मतदान होगा। निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए केंद्र और राज्य के पुलिस बल तैनात किए गए। बाड़मेर जिले में सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के साथ। चरण में 26 अप्रैल को राजस्थान की जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। यहाँ पर संवेदनशीलता के जरिए पुलिस की तैनाती अधिक की गई है और न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की वजह से बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए भी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। अभी हमारे साथ जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा जी मौजूद है, ये बात करते हैं। सर, अगर बात करें बाड़मेर जैसलमेर सीट की तो ये बड़ी संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 228 किलोमीटर बाड़मेर की जुड़ी हुई है, तो ये अलग से महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से रखता है। किस तरह की तैयारी है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए? इसमें जो बाड़मेर लोकसभा है, दिनांक 26/4/2024 को चुनाव होंगे। इसमें लगभग 6000 पुलिसकर्मी की तैनाती है। 7 विधानसभा बाड़मेर वाले पर्याप्त मात्रा में सुपरवाइजरी अधिकार लगाए गए और पूरे क्षेत्र में 243 मोबाइल पार्टी लगाकर जो क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता और क्यूआरटी टीम लगाई है। इस बार के चुनाव में कुछ अलग से पुलिस का जाब्ता या कोई सतर्कता करी गई है? हाँ, ये बात सही कि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे शांतिपूर्वक हुआ थे। इसके अलावा इस बार मतलब कैंडिडेट के हिसाब से देखते हुए सारे समीकरण देखते हुए अलग से जाब्ता लगाया गया है और बड़ा निष्पक्ष चुनाव पुलिस प्रशासन द्वारा प्रत्येक जो क्षेत्र में है सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। जो भी कोई इस तरह टिप्पणी करता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है। अगर बात करें सर संवेदनशील व्यक्तियों की और संवेदनशील इलाकों की, तो इसमें कितने कुछ चिन्हित इलाके किए गए हैं जहाँ पे अलग से व्यस्तता इसका ध्यान रखा गया? नहीं, पूरे को देखा स्पेशल जो बॉर्डर का एरिया है विशेष ध्यान रखा जाए। जैसे इस तरह की विधानसभा में जैसे आपस में कोई शिकायत मिलती है उसे ध्यान रखता है, उसको विशेष मतलब जो सीएफ कंपनी द्वारा वहां जाब्ता लगाया गया है। जो जिले हैं लोकसभा क्षेत्र उनसे ये अलग हटके हैं क्योंकि गर्मी का मौसम भी ज्यादा होता है यहाँ
और लुके थपेड़े भी चलते हैं और मतदान बूथों की दूरी भी ज़्यादा होती है, संख्या भी कम है। तो ऐसे में पुलिस को अलग से किस तरह तैनात किया गया है, क्योंकि दूर दूर पे बूथ हैं? नहीं, पुलिस को पर्याप्त मात्रा में जो भी बूथ है, जैसे 2254 बूथ है तो एक आदमी लगाया गया है, जिसमें 2 या 3 बूथ है उसमें एक्स्ट्रा एक आदमी लगाया है, 4 या 5 से अधिक है उसमें और एक एक्स्ट्रा आदमी लगाया गया। और जो 1100 या 1200 मतदान है उसमें एक आदमी का नियम है, पर उसमें हमने एक स्पेशल एक एक्स्ट्रा आदमी दिया गया है। मीडिया के जरिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग निष्पक्ष होकर, भय मुक्त होकर अपना मतदान करें, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएं। मेरा तो आम जनता से, बाड़मेर की जनता से यही अपील होगी, मतदान अधिक से अधिक करें और शांतिपूर्ण तरीके से करें। लोकसभा के चुनाव शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए केवल पुलिस ने पूरी तैयारियां की है, बल्कि लोकतंत्र में भागीदारी निभाने के लिए मतदाता ज्यादा से ज्यादा अपना आहुति दें, इसके लिए भी पूरी जागरूकता चलाई गई है। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, बाड़मेर। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर कल होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, जिसे लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। सड़कों को नो वाहन जोन भी बनाया गया है। पूरे जनपद की तीनों विधानसभाओं के लिए फूल मंडी, सब्जी मंडी फेज 2 थाने से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस गौतम बुद्ध नगर और गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके संदर्भ में व्यापक ट्रैफिक एडवाइजरी मेरे द्वारा पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसमें जो मेन हमारा डीएससी मार्ग है, इस पर कुलेसरा के कच्ची सड़क से पूरे सभी तरह के मीडियम, हैवी और हल्के सभी तरह के कमर्शियल वाहनों को यहाँ पे डाइवर्जन किया गया है। ऐसे ही NSCZ मेट्रो स्टेशन के पास से भी कमर्शियल वाहन का डाइवर्जन किया गया है। मंडी के चारों तरफ की सड़कों पर हम लोग नो व्हीकल जोन बनाए हैं, यहाँ पे किसी भी तरह का व्हीकल अलाउ नहीं है। सभी प्रकार के वाहन, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, माइक्रो ऑब्जर्वर या मतदान से जुड़े हुए जो भी कर्मी हैं, उन सबके जो पार्किंग है वो गेट नंबर 1 से एंट्री करेगी और गेट नंबर 2 से एग्जिट करेंगे। सबका प्लान बनाया गया, उसके साथ ड्यूटियों का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और डाइवर्जन अच्छी तरह से चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ऊना जिले मुख्यालय के DRDA सभागार में मास्टर ट्रेनर्स कार्यालय और कार्यशाला का आयोजन हुआ। अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्रपाल गुर्जर ने मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला की अध्यक्षता की। 25 से 27 अप्रैल तक जिले में चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को EVM समेत अन्य प्रशिक्षण दिए गए हैं। DRDA सभागार में जो हमारे मास्टर लेवल ट्रेनर्स हैं, उनकी एक मीटिंग और रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन किया गया, ताकि जो हमारे जिले में 25, 26, 27, 28 को PROs और APROs की जो ट्रेनिंग है उनको वो अच्छे से इम्पार्ट कर सके। साथ ही कमीशन के जो अपडेटेड इंस्ट्रक्शन है वो भी उन्हें बताए गए, ताकि ट्रेनिंग का जो है सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। और आइए अब देखते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM भारत में चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग बन गई है। यह मशीन साधारण बैटरी से चलती है और EVM मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। एक EVM में 64 उम्मीदवारों के नाम दर्ज हो सकते हैं। वोटों को दर्ज करने की क्षमता की बात की जाए तो एक EVM में 3840 वोटों को दर्ज किया जा सकता है। अगर बात EVM के सबसे पहले इस्तेमाल की करें तो साल 1982 में इसका उपयोग हुआ। केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करने के लिए EVM का उपयोग किया गया। 1998-99 में कुछ राज्यों की विधानसभा सीटों पर EVM के द्वारा मतदान कराया गया। इसके अलावा 2003 में सभी उपचुनाव और राज्यों के विधानसभा चुनाव में EVM का इस्तेमाल किया गया। वहीं फिर पूरी तरह से 2004 में लोकसभा चुनाव में EVM का उपयोग किया गया। जनादेश डेस्क, DD न्यूज। बात पटना की, जहां कल रात JDU नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। JDU नेता सौरभ कुमार की
शादी समारोह से वापस लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के पुनपुन इलाके में हुई। इस हमले में सौरभ कुमार के साथ मौजूद शख्स को भी गोली लगी। जेडीयू नेता की हत्या के बाद समर्थकों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है। गुस्साए समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के अनुसार बाइक सवार अज्ञात लोगों ने सौरभ कुमार के सर में 2 गोली मारी। घायल हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सौरभ कुमार को मृत घोषित कर दिया। बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार पे सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ मुनमुन कुमार भी घायल थे। उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं बिहार में जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या पर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता की हत्या निंदनीय है। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल वर्कर की हत्या होती है वो निंदनीय है, मैं उसका निंदा करता हूं, लेकिन सरकार को चाहिए कि तुरंत उस पर कार्रवाई करे, सच तक पहुंचे और जो भी दोषी हो ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रुशोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने आपसी हितों समेत द्विपक्षीय प्रगति की समीक्षा की। अजीत डोभाल सुरक्षा मामलों के लिए उच्च अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग के दौरे पर हैं। उन्होंने रूसी सुरक्षा परिषद सचिव द्वारा आयोजित ब्रिक्स NSA की बैठक में भी हिस्सा लिया। भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान को लेकर कैसी है इसरो की तैयारी, इस पर हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें इससे जुड़े तमाम पक्षों पर हम करेंगे विस्तार के साथ बात। तो इसरो अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है और ऐसे में ये प्रश्न मन में आता है कि आखिर अंतरिक्ष यात्रियों का चयन होता कैसे है, किस तरह की ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है और वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। इसरो अब अपने गगनयान मिशन की तैयारियों में लगातार जुटा हुआ है। ऐसे में आपके लिए ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि इन अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, वो कैसे खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल नासा की तरह ही इसरो में भी एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कुछ योग्यताएं जरूरी हैं। सबसे पहले तो अप्लाई करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। वहीं एजुकेशन की बात की जाए तो इसरो का एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वहीं डॉक्टरेट या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी जरूरी है। गगनयान मिशन के लिए जिन एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दी जा रही है वो एयरफोर्स के पायलट हैं। पहली बार आप सेलेक्ट कर रहा है ना, वो होगा फाइटर पायलट से, that is essentially from Air Force. पानी के अंदर होती है स्पेस वॉक की प्रैक्टिस। स्पेस वॉक की प्रैक्टिस के लिए एस्ट्रोनॉट एक बड़े इंडोर पूल में स्पेसक्राफ्ट के साथ तैरते हैं। पूल में गोता लगाने से माइक्रोग्रेविटी या भार रहित वातावरण महसूस होता है। इस विशाल पूल में 62 लाख गैलन पानी होता है ताकि एस्ट्रोनॉट भारहीन वातावरण में हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस कर सकें। एक आर्टिफिशियल वेटलेसनेस को आप क्रिएट करना पड़ेगा, लगभग, एग्जैक्टली नहीं कर सकता है बट लगभग। उसके लिए क्या कर सकता है?
एक पानी के अंदर हम तैरने के समय लगभग वेटलेसनेस होगा। पानी में आपका कोई ग्राउंड नहीं है ना, सो पानी से आप पुश करना है तो आपको एक अलग तरीके से बॉडी को यूज़ करना पड़ता है ना, इस तरह से ट्रेनिंग देगा वेटलेसनेस में कैसा काम करना है। जीरो ग्रेविटी के लिए चलाते हैं वॉमिट कॉमेट। एस्ट्रोनॉट वॉमिट कॉमेट नाम के प्लेन को चलाकर भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके तहत एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी वाले वॉमिट कॉमेट प्लेन की उड़ान भरते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। ये प्लेन फ्लोटिंग लैब की तरह भी काम करता है। रेगिस्तान में होती है सर्वाइवल ट्रेनिंग। इसके साथ ही इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एस्ट्रोनॉट्स को रेगिस्तान में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है। सहनशीलता का भी होता है टेस्ट। एस्ट्रोनॉट एक गोल गोल घूमने वाली मशीन पर बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण बल के लिए अपनी सहनशीलता का टेस्ट करते हैं। सबसे अहम है मानसिक संतुलन। भविष्य के एस्ट्रोनॉट्स मनोवैज्ञानिक और साइकियाट्रिक स्क्रीनिंग से गुजरते हैं। ऐसे में जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष यात्रा के लिए फिट नहीं होते, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसरो के मानव मिशन गगनयान से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को अब बेंगलुरु के चल्लेकेरे में बने ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जा रही है। स्पेसक्राफ्ट के क्रू, सर्विस मॉड्यूल से लेकर अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग और मिशन कंट्रोल इसी सेंटर में किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि अंतरिक्ष में जाना उतना आसान नहीं है। फिर भी हमारे चारों एस्ट्रोनॉट्स ने खुद को इस काबिल बनाया और वो दिन अब दूर नहीं जब भारत भी गगनयान मिशन के जरिए अंतरिक्ष में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्यात के लिहाज से भारत को कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला, तो सरकार की तरफ से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई PLI योजना का असर भी नजर आने लगा, जिस वजह से दवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया। देखिए रिपोर्ट। विश्व में सबसे तेजी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती जा रही है, जिसमें नीतियां तो कारगर रही ही हैं, साथ ही बढ़ता निर्यात भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खास तौर से दवाओं के निर्यात की बात करें तो ये वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 9.67% बढ़कर 27.9 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 और 23 में निर्यात 25.4 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च महीने में दवा निर्यात 12.73% बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। भारत ने 2023 और 24 के दौरान 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात किया। इसमें अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 31% से अधिक रही। देश का दवा उद्योग दुनिया में मात्रा के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा और मूल्य के हिसाब से 13वां सबसे बड़ा उद्योग है, जो 60 चिकित्सीय श्रेणियों में 60,000 से अधिक जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत को पिछले वित्त वर्ष के दौरान कई नए बाजारों में कदम रखने का अवसर मिला था। जानकारों की माने तो घरेलू दवा उद्योग का कारोबार 2030 तक बढ़कर 130 अरब डॉलर से अधिक हो सकता है। बाजार अवसरों के विस्तार और विदेश में बढ़ती मांग के दम पर ये लक्ष्य हासिल हो सकता है। साथ ही सरकार ने प्रमुख दवा सामग्री और जेनेरिक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन यानी PLI की 2 योजनाएं शुरू की हैं, जिस वजह से आत्मनिर्भरता के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा मिलता नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात IPL की, जहां आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। पिछले मैच में RCB को KKR के खिलाफ 1 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। सनराइजर्स हैदराबाद 10 अंक लेकर अंक तालिका में तीसरे स्थान पर, वहीं RCB 2 अंक के साथ आखिरी पायदान पर है। और IPL में ही कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 4 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 4 विकेट पर 224 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 220 रन ही बना पाई। दिल्ली की तरफ से 88 रन की नाबाद पारी खेलने वाले ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
और अब बात आपकी सेहत से जुड़ी हुई। जगह जगह पानी इकट्ठा होने और उसमें मच्छर के पनपने से मलेरिया होने की संभावना अधिक होती है। आइए जानते हैं मलेरिया से बचाव के आखिर उपाय क्या हैं, क्या कुछ करना चाहिए इस रिपोर्ट के जरिए। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसका उद्देश्य है मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना, जिससे देश को मलेरिया मुक्त किया जा सके। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है, उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। ये संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कुछ मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं, साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पर पसीने के साथ उतर जाता है। यूजुअली फीवर 1 दिन छोड़ के 1 दिन के बाद आता है। कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। तेज बुखार होता है, ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उठता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक कि घातक भी हो सकता है मरीज के लिए। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है, वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया गंभीर होने पर व्यक्ति में सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया, रक्त शर्करा के स्तर की कमी, फेफड़ों में पानी भरना और एक्यूट रीनल फेलियर जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके अंदर यदि देखा जाए तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह शाम जब पार्क में स्पेशली बच्चे खेलते हैं तो उनको भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए। घर के अंदर नेट यूज़ करना चाहिए, दरवाज़ों पे भी नेट लगे होने चाहिए और इस तरह से हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस पे भी जाके वहाँ पे ऑयल स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से उसकी ब्रीडिंग हो। और साथ में अपना एटमॉस्फेयर साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इस तरह से हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं समाचार मेरे सहयोगी मुकुल के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।